साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र वर्मा आज एक नए विषय के साथ दिग्गज एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय के परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा करेंगे वो विषय उतना ही पुराना है जितना कि धरती पर मानव का अवतरण है। मैं आपको सही बता रहा हूं कि धरती पर जब मानव का अवतरण हुआ, यानी कि आदम और ईव का अवतरण हुआ, ये उस समय का विषय है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इस विषय को अगर हम गतिविधि के रूप में देखते हैं तो ये बहुत ही पुराना है। जब मानव सभ्यता के इतिहास भी रिटन रूप से लिखे नहीं गए थे, उससे पहले का ये विषय, ये गतिविधि के रूप में हम देख रहे हैं इसको। परंतु साथ ही साथ दूसरी जो बात है वो ये है कि ये विषय वर्तमान में केवल पिछली शताब्दी में ही सामने प्रकाश में आया है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ह्यूमैनिटीज़ के जो विषय हैं या मानविकी के जो विषय हैं, उन विषयों में आज हम देखते हैं कि दर्शन शास्त्र है, और दर्शन शास्त्र के अंदर एक विषय, हम एक जो खंड है उसको अभी वर्तमान में पढ़ना शुरू किया है, जिसे हम इथिक्स कहते हैं। आज वर्तमान में हम इथिक्स को पढ़ते हैं शासन प्रशासन में, या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में, या आरपीएससी के एग्ज़ाम में, या यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में, या राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में। आज एक विषय है जिसे हम नीति शास्त्र कहते हैं। सॉरी, विषय माफ़ कीजिएगा, विषय नहीं, एक जो टॉपिक लिया गया है या किसी को यूनिट को लिया गया है, उस यूनिट को हम नीति शास्त्र कहते हैं। आज से 100 साल पहले इसी प्रकार से आज जो हम विषय के रूप में जानते हैं लोक प्रशासन को या प्रशासन को, उस समय ये राजनीति विज्ञान के अंदर पढ़ाया या एक यूनिट के रूप में पढ़ा जाता था। हम यहाँ आपको ये बताना चाहते हैं कि ये विषय जो राजस्थान की जो प्रशासनिक जो सेवा है, जिसे हम आरएस कहते हैं, उसकी तीसरी यूनिट के अंदर दिया हुआ है। उसका तीसरे चैप्टर के अंदर दूसरी यूनिट में है। मुख्य रूप से इसके अंदर जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं या लोक प्रशासन पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से पहले हमें शासन को भी जानना होता है। शासन के साथ साथ हम प्रशासन को भी जानते हैं। प्रशासन के बाद हम प्रशासन के कार्यों को भी जानते हैं। प्रशासन के बाद हम निजी प्रशासन के ऊपर भी बात करेंगे, प्रशासन के 2 प्रकार हैं, और लोक प्रशासन के ऊपर भी बात करेंगे। इसके बाद में हम थोड़ी सी चर्चा प्रबंधन की करते हैं, नव लोक प्रबंधन की करते हैं। इस प्रकार की टर्मोलॉजी इसके अंदर आती है। जो आज जो हम आपके सामने विषय लेके आए हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले शासन के अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक उसके बाद में हम प्रशासन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। देखिए, ये मानविकी के जो विषय हैं या ह्यूमैनिटीज़ के जो विषय हैं, इसमें जो स्कॉलर होते हैं उनके द्वारा जो उनके पूरे जीवन के कालखंड में जो पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, समझा जाता है और समझाया जाता है, उससे वो कुछ कथनों को, उनके विचारों को कुछ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और संभवतः 5 लाइन में व्यक्त करते हैं। तो उनके वक्तव्य को यहाँ पर उन्हीं के तरीके से और उन्हीं की भाषा में और उन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर प्रशासन की भी परिभाषाएँ देखेंगे, लोक प्रशासन की भी परिभाषा देखेंगे। आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक डायग्रामेटिक निरूपण में ये बताएंगे कि शासन क्या है, प्रशासन क्या है, इसमें अंतर क्या है, इसमें तुलनाएँ क्या हैं, किस प्रकार से चलते हैं, आप इसमें समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो विषय है वो सेकंड ग्रेड टीचर में आता है, और दूसरा जो है ये आपके जो सामाजिक विज्ञान सेकंड ग्रेड टीचर है उसमें आता है, या आपके कॉलेज लेक्चरार के जो विद्यार्थी हैं उनके काम आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर तीसरे नंबर पे जो फर्स्ट ग्रेड में लोक प्रशासन राजस्थान में ही चलता है वहाँ आता है, या आरएस के अंदर ये काम आता है। तो देखिए, इसको पढ़ने वाले भी कम ही लोग होते हैं और पढ़ाने वाले भी बहुत कम होते हैं। बहुत तसल्ली से आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पढ़ने और पढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रशासन के अर्थ को देखेंगे, प्रशासन के स्वरूप को देखेंगे, प्रशासन की विशेषताओं को देखेंगे, लोक प्रशासन के अर्थ को समझेंगे, लोक प्रशासन के स्वरूप को समझेंगे, लोक प्रशासन की विशेषताओं को समझेंगे, और धीरे धीरे हम इसको अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये विषय आपके इर्द गिर्द आपको रोज़मर्रा के जीवन में देखने को मिलेगा, परंतु आपको बताया किसी ने नहीं कि इसको किस प्रकार से हम पढ़ें और सामान्य जीवन से जोड़ पाएँ। तो कोशिश हमारी ये रहेगी। आइए इसको बहुत अच्छी तरीके से शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले शासन का अर्थ देखेंगे, प्रशासन संबंधित परिभाषाएं देखेंगे, प्रशासन के मुख्य तत्व और लक्षण होते क्या हैं उस पर बात करेंगे।
उसके बाद प्रशासन का अर्थ क्या है, उसके बाद प्रशासन का स्वरूप क्या है, प्रशासन की विशेषताएं क्या हैं, शासन और प्रशासन में प्रमुख अंतर क्या हैं। उसके बाद हम ठीक उसी क्रम में, शासन के क्रम में, हम लोक प्रशासन से संबंधित बात करेंगे, चूंकि यह हमारा विषय है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम निजी प्रशासन के साथ और लोक प्रशासन के साथ दोनों की तुलना करते हुए अंतर को स्पष्ट करने का यहाँ प्रयास करेंगे। हमारा विषय लोक प्रशासन है। अब देखिए, प्रशासन संबंधित विषय या एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित विषय पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं चलता है, लेकिन आप भारत में परिप्रेक्ष्य में जब इसको कॉलेज में आप जाएंगे, तो जो आर्ट्स के विद्यार्थी होते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में इसे लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर कोई एमबीए कर रहा है, तो वहाँ इसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में लिया जाएगा। कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक सेवा में जाना चाहते हैं या उद्योग संबंधित कुछ बात को करते हैं, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा। बैंकिंग सेवा में कोई जाना चाहता है तो वहाँ पे बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो प्रशासन अपने आप में कोई विषय ना होके, इनके जो पार्ट किए हैं, उनको जो अपने समाज में काम के हैं, उनके आधार पर विषय बनाया गया है। तो प्रशासन तो एक गतिविधि के रूप में है, लेकिन लोक प्रशासन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये विषय के रूप में पढ़े और पढ़ाए जाते हैं। लोक प्रशासन को देखेंगे, लोक प्रशासन संबंधित वही हम 10-12 परिभाषाएं देखेंगे। परिभाषाएं आपको याद हो नहीं हो, उन पे आपको जाना नहीं है। हम पूरा लेक्चर जब हमारा खत्म होगा तो हम 1 से 1.5 घंटे में इन परिभाषाओं को, जो भी 70 से 80 परिभाषाएं इस विषय में आएंगी, उनको डिकोड करेंगे। पर फिर भी मैं आपको इनको कोशिश करूंगा कि आपके मन मस्तिष्क में समा जाएंगी परिभाषाएं मूल रूप से 3 से 4 जो शब्द होते हैं किसी लाइन के, वही चेंज हुआ करते हैं, पर मूल जो चीज़ है वो एक ही होती है। उसके बाद हम इसके लोक प्रशासन के अर्थ देखेंगे, उसकी प्रकृति देखेंगे, उसका महत्व देखेंगे। प्रशासन एवं लोक प्रशासन में प्रमुख अंतर देखेंगे, लोक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे, लोक प्रशासन के महत्व के ऊपर बात करेंगे, लोक प्रशासन के जो कार्य क्षेत्र हैं वो किस किस प्रकार से दिए गए हैं हम विस्तृत देखेंगे, जिसमें व्यापक दृष्टिकोण देखा जाएगा, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्ट कोर दृष्टिकोण, विषय वस्तु दृष्टिकोण, लोक नीति के दृष्टिकोण, लोक निजी दृष्टिकोण, आदर्शात्मक, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण और वर्तमान में आधुनिक दृष्टिकोण को देखने का हम प्रयास करेंगे। आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि आज हम प्रशासन को अच्छे से समझें, उनकी परिभाषाओं को हम अच्छे से समझें। जो भी 20 से 25 मिनट 40 मिनट हम इसमें बता पाएंगे, समझा पाएंगे, वो इसी पे बात की जाएगी। आज हम इस टॉपिक को लेते हुए बात करेंगे। देखिए, ये मानविकी के और जो ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं, ये चर्चा परिचर्चा, बोलने समझने से ही समझ में आएंगे। आप कभी भी किताब लेके बैठोगे तो ये आपके दिमाग पे इतनी चोट करेंगे कि आप इसको समझ नहीं सकते। इसलिए जब तक इसमें अच्छी से चर्चा परिचर्चा ना होगी, बातचीत नहीं होगी, कोई भी जो शिक्षक आपको यहाँ पढ़ाने आ रहा है वो उस माइंडसेट के साथ नहीं बोलेगा कि किसी विषय के अंदर विद्यार्थी मन मस्तिष्क अंतरात्मा बुद्धि के साथ जब तक उन चीज़ों को आत्मसात नहीं करेगा, तब तक ये बैठेंगे नहीं। दूसरी जो मैं बात बताना चाहता हूँ वो आपको ये है कि मानविकी के जो विषय होते हैं, उनमें जो भी शब्द लिखे जाते हैं या जो भी लैंग्वेज दी जाती है, उनको बहुत तसल्ली के साथ धीरे धीरे बोल के पढ़ा जाता है। जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट में ये विषय नहीं चल सकते। आप कोई भी परिभाषा पढ़ें, आप किसी का अर्थ पढ़ें, किसी का क्षेत्र पढ़ें, किसी की विशेषताएं पढ़ें, किसी का महत्व पढ़ें, उनकी तुलना पढ़ें, आलोचना पढ़ें, समालोचना पढ़ें, उसकी व्याख्या पढ़ें, कुछ भी चीज़ पढ़ें, उस लाइन को 1 या 2 बार तसल्ली से बोल के और मन में, जब तक आप उसको धीरे धीरे नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये विषय आपके नहीं जाएंगे। चाहे आपकी हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी के साथ क्या, पॉलिटी हो, पॉलिटी के बाद आपके अर्थशास्त्र हो, अर्थशास्त्र के बाद नीति शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, या खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो। जिस भी विषय में मानव का प्रभाव होगा, जिस भी विषय में एक मानव का प्रभाव होगा, वहाँ पे उन विषयों को बहुत तसल्ली से समझना सोचना पड़ेगा। अब लेक्चर तो लंबा हो गया, वो भी ज़रूरी है बोलना कि भाई पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, बात सारी बतानी पड़ती है। तो आइए आज हम बहुत ही सुखद वातावरण के साथ में अच्छे से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता प्रशासन में पकड़ बनाने की और धीरे धीरे इसके अंदर आत्मसात करने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, प्रशासन, अब कहानी सुननी पड़ेगी थोड़ी सी। यहाँ पर कहानी क्या सुननी पड़ेगी कि हम ये समझते हैं कि मानव पृथ्वी पे कब आया। अब ये तो वैज्ञानिकों का विषय है, ये विज्ञान का विषय है कि मानव कब आया, निएंडरथल क्या थे, होमोसेपियंस क्या थे,
ये कितने वर्गीकरण थे, इस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक विज्ञान का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो मैं बता भी दूंगा आपको कि मानव 10,000 साल पहले आया, कि 20,000 साल पहले आया, कि 1 लाख करोड़ वर्ष पहले आया। इस पे आपको नहीं जाना। जब भी मानव पृथ्वी पर आया तो अकेला तो नहीं आया। ईश्वर ने भी उसकी रचना 2 रूप में की है, एक आदम और एक ईव के रूप में। ईश्वर को भी ये पता था कि ये अकेला जाके करेगा क्या, इसलिए 2 को भेजा गया। तो प्रशासन की जो कहानी है वो कभी भी एक व्यक्ति के रूप में शुरू नहीं हो सकती। अकेले व्यक्ति के काम को या कार्य को हम प्रशासन नहीं कहते, या आप मन मस्तिष्क में बात बैठा लीजिए। प्रशासन होने के लिए न्यूनतम 2 व्यक्ति का होना जरूरी होगा, तभी वो प्रशासन होगा। अब इसको मैं सामान्य अर्थों में समझाता हूँ कि प्रशासन क्या है, कि कोई भी लक्ष्य का निर्धारण किया, उस लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले वहाँ पे उपस्थित उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को देखा। संसाधनों को देख के ये निर्णय किया गया कि इसकी प्लान ये होगा, पॉलिसी ये होगी, रणनीति ये होगी, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। ठीक है। तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संगठनित रूप से जो प्रयास किए जाते हैं उसमें लोग आपस में शामिल होते हैं, उनकी सहयोग की भावना होती है, तो वहाँ पर प्रशासन शुरू होता है। मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं निजी प्रशासन, लोक प्रशासन, प्रबंधन किसी की बात नहीं कर रहा। आप प्रशासन के बारे में समझें कि यहाँ पर 2 न्यूनतम व्यक्तियों का होना जरूरी है। दूसरा, यहाँ पर लक्ष्य का होना जरूरी है जो हमें प्राप्त करना है। तीसरा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भौतिक संसाधनों का एकीकरण और मानवीय संसाधनों का एकीकरण होना बहुत जरूरी है। हम बड़े स्कॉलर्स की किताबों को जब पढ़ते हैं तो BL फड़िया साहब की पुस्तक में एक एग्जाम्पल मिलता है कि एक रास्ता है, एक राज्य है, उस राज्य का राजा है, उस राज्य के राजा में एक महल है। उस महल के सामने नगर को जाने के लिए एक रोड है जहाँ से बाजार जाया जाता है। उस रोड पे किसी प्राकृतिक आपदा आ जाने से उस रास्ते में बीच में एक बड़ा सा पत्थर नीचे पहाड़ से टूटकर गिर गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब वो पहाड़ से टूटकर वो पत्थर बीच में आ गया। राजा साहब आए, राजा के साथ उसके मंत्री आए, संतरी आए, उसके अधिकारी आए, आम जनता आई, लोग आए। अब वो पत्थर जो है वो इतना बड़ा है कि वर्तमान समय में जो उनके पास संसाधन है उससे वो हट नहीं सकता। तो देखा गया कि भाई ये कैसे हटेगा। तो उस पत्थर को हटाने के लिए जो भौतिक संसाधनों की आवश्यकता थी, जैसे रस्सी की है, बैलगाड़ी की है, या वहाँ पर मानव श्रम की है, कितने मानव उसके अंदर लगेंगे कि भाई उस रास्ते से वो हटाए, राजा हटाए। तो जो राजा उस रास्ते से उसको हटाने का प्रयास कर रहा है वो जन कल्याण का काम है। ठीक है। तो वो विषय लोक प्रशासन के क्षेत्र में आता है, और मूलतः वो लोक प्रशासन के साथ साथ प्रशासन के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर समझने की बात है, एक सामान्य से एग्जाम्पल है, उसको हटाने के लिए। अब कहानी से क्या समझ में आया कि सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण किया कि पत्थर को हटाना है। ठीक है। पत्थर को हटाने के लिए मानवों का समूह बनाया गया कि भाई कितने मानव होंगे, मानव संसाधन कितना काम होगा। राजा ने वहाँ पर दिशा निर्देशन का काम किया, यानी कि कुछ अधिकार भी सौंपे होंगे राजा ने कि भाई तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, और तुझे ये पावर दी जाती है, तो अधिकार का होना भी जरूरी है। उसके बाद में वहाँ पर भौतिक संसाधनों को, जैसे कि रस्सी है, बैलगाड़ी है, या दूसरे जो भी लोहे के उपकरण है जिससे वो हट सकता है, या कोई भी जिससे वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में हुए, तो भौतिक संसाधन भी उसमें ज़रूरी होंगे। उसके बाद ही वो रोड साफ होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन सब चीज़ों का एग्जाम्पल मैं आपको जब आगे चलेंगे तो इनको लिपिबद्ध करने का प्रयास करेंगे। अब प्रशासन की कहानी यहाँ से शुरू होती है कि कुछ कथन, सबसे पहले अरस्तु जो है वो हर विषय में पहुँच जाता है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ अरस्तु तो कहेगा ही कहेगा। चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई भी विषय हो, अरस्तु हर जगह मिलता है भाई। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हर उसमें मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो सबसे पहली बात, NCERT की किताब में ये विषय नहीं चलता, ये राजस्थान बोर्ड की 11वीं 12वीं की किताब में चलता है। उसी को बेस मान के हम यहाँ पर पढ़ाना का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को जोड़ा है और इसको पढ़ाने का हम अच्छे से प्रयास करेंगे। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, ये हम सब जानते हैं। मानव समाज को प्रभावित करता है और समाज भी मानव को प्रभावित करता है। कोई भी मानव अकेला समाज में नहीं रह सकता और बिना मानव के समाज भी नहीं हो सकता। ठीक है। और समाज का प्रभाव मानव पे हमेशा पड़ता है। ठीक है। अब उस समाज में जो मानव रहता है वो स्वतंत्र तरीके से नहीं रह सकता। ठीक है। तो उस स्वतंत्रता को रोकने के लिए राज्य की अवधारणा आई। इसको तो पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे
कि राज्य की क्या कंसेप्ट है। लेकिन मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि मानव सभ्यता के जो इतिहास में मानव जब समूह में रहना शुरू किया या कृषि जो थी वो एक स्थानिक रूप लेने लगी, धीरे धीरे वहाँ पे लोग रहने लगे, ग्रामीण राज्य का उदय हुआ, नगर राज्य का उदय हुआ, राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, तो कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था तो वहाँ पे होगी जो वहाँ के आम नागरिकों के द्वारा, वहाँ पे उस क्षेत्र में कोई बाहुबली होगा जिसका बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता थोड़ी उच्च होगी, उसको राजा बनाया होगा। फिर धीरे धीरे राजतंत्र आया, राजतंत्र के बाद लोकतंत्र आया। कई प्रकार के तंत्र हम उसमें पढ़ते हैं, समाजवादी भी पढ़ते हैं, साम्यवादी भी पढ़ते हैं, और दूसरे भी जो पूंजीवादी हैं वो भी पढ़ते हैं। तो समाज में मानव जहाँ रहता है उसको संचालन करने के लिए कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था अवश्य होगी। यहाँ कोई भी वैक्यूम नहीं हो सकता, आप बात को समझिए। कोई भी स्टेट बिना तंत्र के नहीं चल सकता, खाली नहीं रह सकता, तो कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था रही होगी। तो ये माना जाता है कि समाज में जब तक कोई व्यवस्था आए तो उसे हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, और ये राजनीतिक व्यवस्था अनादिकाल से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये आप हम 5-50 साल से देख पा रहे हैं, नहीं, ये जब से मानव एक साथ रहना शुरू करता है, आसपास रहना शुरू करता है, सुरक्षा की भावना जब डेवलप होती है, तो वहाँ पर अनादिकाल से ये चली आ रही है, और ये अनिवार्य रूप से है, खाली रह नहीं सकती। आप 200 स्टेट हैं आज, आप बताइए क्या वहाँ पे पॉलिटिकल सिनारियो नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है क्या? बताइए, है ना? तो वैक्यूम नहीं रह सकता वहाँ पे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम पढ़ रहे हैं प्रशासन, आप समझा रहे हो राजनीति व्यवस्था। मैं इसलिए राजनीतिक व्यवस्था समझाना चाहता हूँ कि राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं लोक कल्याण के, उसके लिए प्रशासन बहुत आवश्यक है। ये इनके अधीनस्थ रहते हुए काम करते हैं। भारतवर्ष में देखिए, आम जनता चुनाव में वोट डालती है। वोट डाल के भारत में वोट कौन डाल सकता है? कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वोट डाल सकता है, पढ़े लिखे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जनता की इच्छा जिसको है वो उसे जिता के प्रतिनिधि बनाती है। प्रतिनिधि बनने के बाद में वो व्यक्ति राज्य में जाकर अपना काम करता है। ठीक है, तो उन्हें एक सेट पैटर्न्स ऑफ रूल्स का इतना ज्ञान नहीं हो सकता। किसी भी परिस्थिति वो जनता ने चुना है तो उसके लिए एक व्यवस्था पैदा की जाती है जहाँ पर वो चीज़ों को समझे, समझाए और जन कल्याण का काम करे या कल्याण का काम करे। अब प्रशासन जो है वो लोक प्रशासन भी है, जहाँ पर पहला उद्देश्य है जनता का कल्याण। निजी प्रशासन है, अंबानी का प्रशासन है, अडानी का प्रशासन है या टाटा का प्रशासन है, तो वहाँ निजी प्रशासन है। वहाँ मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है लाभ का अर्जन करना। ठीक है, तो अब प्रशासन को हम थोड़ा सा लैंग्वेज में ढालते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो सदैव समाज में रहता है। प्रत्येक समाज को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई राजनीतिक व्यवस्था अवश्य रूप से होती है। इसलिए यह माना जा सकता है कि उसके लिए समाज और तथा राजनीतिक व्यवस्था अनादिकाल से चल रही है। अब यहाँ पर अरस्तु का कथन पढ़ते हैं बहुत ही आराम आराम से कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है, कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है यानी कोई मानव ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो, कि भाई वो समाज में नहीं रहता हो, डार्विन की तरह किसी और जगह चला गया हो, तो या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है, मतलब उस व्यक्ति को समाज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और वो व्यक्ति समाज से कुछ लेना भी नहीं चाहता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा है कि किसी को समाज से आवश्यकता नहीं है और वो समाज से कुछ लेना नहीं चाहता, तो वो अपने आप में या तो वो पूर्ण है, मतलब भाई वो सब कुछ ज्ञाता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, सहयोग की कोई जरूरत नहीं है, या तो वो सब कुछ जानता है। तो सर्व ज्ञानी जो होता है वो तो भगवान ही होता है या देवता ही होता है, या फिर आप समझ सकते हैं कोई जंगली जानवर हो सकता है। तो यही अरस्तु कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में ना रह सकता हो या जिसे मानव समाज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है, तो वो अवश्य ही एक जंगली जानवर है अथवा देवता है। ये आपकी 11वीं की क्लास की पुस्तक, 12वीं क्लास की पुस्तक से लिया गया है। प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, वही बात कि प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई ना कोई निकाय या संस्था होती है, चाहे वो नगर राज्य हो अथवा राष्ट्र राज्य हो। मैंने समझा दिया। कोई भी विषय, अब यहाँ पे देखिए हम धीरे धीरे विषय में रमने का प्रयास करेंगे। चार्ल्स बियर्ड का कथन हम यहाँ पर समझना चाहते हैं कि चार्ल्स बियर्ड महोदय क्या कहते हैं कि कोई भी विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रशासन है। देखिए, उसने कुछ ना कुछ तर्कों को पढ़ा होगा, उसने कुछ ना कुछ अनुभवों को समझा होगा, देखा होगा कि यार ऐसा क्या है इस विषय में,
कि कोई ना कोई, कि कोई भी इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है उसने हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को, किसी को भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं बताया जितना कि इस विषय को, प्रशासन को, लोक प्रशासन को बताया है चार्ल्स बियर्ड का। हम आगे देखेंगे इसी कथन को, ठीक है, कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है, अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि हम प्रशासन की गोद में पैदा होते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, मित्रता करते हैं, टकराते हैं और मर जाते हैं। अभी मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब ऊंची कोई बात नहीं होगी इसको कहने में, कि हम प्रशासन की गोद में पैदा होते हैं, प्रशासन की गोद में पैदा होते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा। पलते हैं, बड़े होते हैं, मित्रता करते हैं, टकराते हैं और मर जाते हैं। अब आइए यहाँ से कहानी शुरू करते हैं 5 मिनट की, क्योंकि विषय ही ऐसा है, समझाना ऐसे ही पड़ेगा। हम अभी, अब आपके घर में आप भी देखते हैं, बहन बेटियां हैं, या परिवार में आपकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, माताएं, भाभी हैं, या जो भी हैं, तो महिला जब भी गर्भ से होती है, कहानी शुरुआत हो रही है यहाँ से, इस परिभाषा से या इस कथन से। आप गर्भ में जब भी एक भ्रूण का या बच्चे का जब जन्म होता है, तो सरकार और प्रशासन वहीं से काम करना शुरू करती है। अब बताइए कैसे? कि आप देखते होंगे कि जैसे ही आपके गर्भ में बच्चा आता है, आंगनवाड़ी वर्कर होती है, आपके घर में आती है और आके आपको सबसे पहले ममता कार्ड बनाती है, ठीक है। तो आप तो पैदा नहीं हुए ना अभी, लेकिन आपसे पहले सरकार आप तक पहुंच चुकी है, ये आपको नहीं पता। चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि कोई भी विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रशासन है। तो ये यहाँ से देख लीजिए कि आप जब गर्भ में थे तभी सरकार काम कर रही है। आपको, माता को कुछ टीकाकरण की आवश्यकता भी होती है, उसके बाद आपको आयरन है, फोलिक एसिड्स है या कैल्शियम है, उसकी भी आवश्यकता होती है। आपको 2 या 3 जो सोनोग्राफी करने के लिए सरकार अभी निःशुल्क कार्यक्रम चला रही है अभी वर्तमान में, वो भी इसके अंदर है। तो आप जब तक बाहर नहीं आए हैं माता के गर्भ से, उससे पहले से सरकार काम कर रही है। तो यहाँ यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि प्रशासन की गोद में आप हैं, है कि नहीं है, ये इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अब आपका जन्म हो गया, अब जन्म होने के बाद में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, कौन बना के देगा? प्रशासन बना के देगा, शासन बना के देगा, लोक प्रशासन बना के देगा। उसके बाद जब आप पढ़ोगे तो आप स्कूल में पढ़ने जाओगे, स्कूल में पढ़ने जाओगे तो दोनों ही प्रकार के सरकार में स्कूल हैं, एक तो प्राइवेट स्कूल है और एक सरकारी स्कूल है, दोनों में ही जनता के बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में भी 25% के आसपास जो आरटीआई, जो जो लो मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो जाते हैं आरटीई के माध्यम से, तो वहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप मिड डे मील कार्यक्रम चला हुआ है, दूध का कार्यक्रम चला हुआ है, तो क्या गोद में पलने के बाद में, क्या वो पैदा होने के बाद में आपका ध्यान सरकार नहीं रखती या आपको पालती नहीं है? हो गया, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई तो रेन बसेरा सरकार ने बना के दे रखा है, वहाँ भी है। इंदिरा रसोई जो पूर्व में चलती थी, अभी वर्तमान में जो दूसरे नाम से चलती है, अन्नपूर्णा रसोई के नाम से, क्या वहाँ पे नहीं है? आपको फ्री में क्या दवाई नहीं मिलती? क्या फ्री में निःशुल्क, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना नहीं दी जाती? तो क्या यहाँ पर सरकार आपको पालती नहीं है? पालती भी है। उसके बाद आप बड़े होते हैं, तो बड़े होने की भी मैंने बता दी है। अब अगर मान लीजिए आपके बीच में मित्रता भी आप करते हैं यहाँ पर, तो मित्रता भी इसके अंदर शामिल होती है। आप 2 पक्षों में टकराहट होती है, तो पुलिस प्रशासन बीच में नहीं आता क्या? आता है ना, उस चीज़ को हटाने के लिए। तो 2 पक्षों में कोई वाद विवाद होता है, तो उसको संवाद पैदा करने के लिए सरकार बीच में आती है, चाहे ज़मीन का सौदा हो, चाहे क्रिमिनल मामला हो, तो टकराते हैं तब भी प्रशासन, लोक प्रशासन आपके साथ खड़ा होता है। और जब आप मर जाते हैं, बात को समझिएगा, मरते हैं तो मेडिकल जो है या विज्ञान जो है वो समाप्त है, लेकिन विज्ञान के बाद भी सरकार या प्रशासन या लोक प्रशासन उसके बाद भी है। बताइए कैसे? कोई व्यक्ति मरने के बाद में उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम कौन करता है? सरकार करती है। कोई व्यक्ति मर जाता है और वो जो है उस अनाथ है या उसका कोई सहयोग साथी परिवार नहीं है, तो उसको डीएनए के माध्यम से उसको रखा जाता है उसकी। या अभी हम योजना देखते हैं, अभी जो अब हमारी राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे, उसमें एक योजना दे रखी है, उसमें साफ क्या हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति है और उसका परिवार का नहीं है, तो सरकार उसमें 5 से 10 हज़ार रुपये देती है। तो क्या सरकार यहाँ नहीं होती? तो कहना है का अर्थ ये है कि सरकार, कहने का अर्थ यहाँ पर लोक प्रशासन और प्रशासन से है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हम प्रशासन की गोद में पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद में बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हम मित्रता करते हैं, हम टकराते हैं और मर जाते हैं। यानी कि गर्भ से लेके और कब्र तक या कब्र के बाद तक प्रशासन चलता है।
ये इसका आगे की कहानी है। बातें करनी पड़ेंगी इस विषय में, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या। अब प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था, आगे आइए, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को प्रशासन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात चल रही है कि अभी 200 देश देखे आपने, वर्तमान में 200 देश हैं। अब वहाँ किसी में राजतंत्र है, किसी में लोकतंत्र है, किसी में समाजवादी है, किसी में साम्यवादी है, किसी में पूंजीवादी है, कुछ भी है, जो भी है, जहाँ पर भी कुछ लोग पहुँच के सरकार को चलाने का काम करते हैं, वहाँ पे प्रशासन की जरूरत पड़ती है। बिना प्रशासन के हम कोई भी सरकार नहीं चला सकते या राजनीतिक व्यवस्था नहीं चला सकते। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था, मंत्री के पास कोई ना कोई पीएस जरूर होगा, ठीक है। तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को प्रशासन की आवश्यकता होती है, चाहे वो लोकतांत्रिक हो अथवा समाजवादी हो, चाहे तानाशाही हो। आगे आइए, अब यहां पर प्रजातंत्र में प्रशासन के बिना लोकतंत्र की सफलता मृग तृष्णा के मात्र होती है। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र, उसमें जो नेता चुन के जाते हैं, वो नेता हो सकता है किसी के प्लान, पॉलिसी, स्ट्रेटजी बनाने के एक्सपर्ट नहीं हो, तो उन्हें क्या चाहिए, प्रशासन चाहिए। उसके बिना हम लोकतंत्र को सफल कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कथन जो कहा गया है, प्रजातंत्र में प्रशासन के बिना लोकतंत्र की सफलता मृग तृष्णा के समान होती है। आप दूर से देख लो, कुछ नहीं होने वाला प्रशासन के बिना। अब साइमन के कथन को समझते हैं। ये साइमन महोदय जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। एक एक लाइन को पढ़ेंगे। अब मैंने जो शुरू में कहानी सुनाई थी ना, कि वो पत्थर वाली एक राजा की, वही है कि कोई भी क्या कहना चाह रहा है कि प्रशासन सभी सहयोगपूर्ण व्यवहार, याद कीजिए, सहयोगपूर्ण व्यवहार, वो पत्थर था वहाँ राज्य और बाजार के बीच में गिरा, उसको हटाने के लिए लोगों ने सहयोगपूर्ण व्यवहार किया। तो प्रशासन सभी सहयोगपूर्ण व्यवहार ही था, तभी उसको हटा पा रहे थे। ये प्रतिमानों से संबंध होता है, उस मॉडल से संबंधित होता है। अतः कोई भी व्यक्ति उस पत्थर को उठाने के लिए आसपास जो मौजूद थे, चाहे राजा थी, चाहे प्रजा थी, चाहे सूबेदार था, या कुछ भी था, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ, आसपास में लग रहे थे सब लोग उसको हटाने के लिए, कि दूसरे व्यक्तियों के साथ किसी गतिविधि में, उस पत्थर को उठाने के लिए सब लगे हुए थे। कुछ भाले ला रहे थे, कुछ बरछा ला रहे थे, कुछ उसके बाद रस्सी ला रहे थे, कुछ घोड़ों के साथ ला रहे थे। तो व्यक्तियों के साथ किसी गतिविधि में सहयोग करता है, वो प्रशासन में लगा हुआ है। वो एग्जाम्पल इसलिए वहां दिया था, ये साइमन की परिभाषा। पहला, सहयोगपूर्ण कार्य है, सहयोगपूर्ण रूप से किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कहानी है, उसमें दो व्यक्ति साथ में लगे हुए हैं या उससे अधिक व्यक्ति साथ में लगे हुए हैं, तो ये साइमन की परिभाषा है। परिभाषाओं की आप चिंता मत कीजिए, सब समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं कि अब कुछ प्रमुख शब्दावलियां क्या हैं। अब शासन भी दो प्रकार से दो ले रखी है कि शासन क्या होता है। अब इसको आपसे कोई पूछ ले भाषा के रूप में कि भाई यार बताएं, तो शासन वो है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई का नाम शासन या सरकार होता है। किसी राजनीतिक व्यवस्था, देखिए अब मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि कोई चुनाव जो है वो पार्टी लड़ती है, तो अब वो कोई भी पार्टी हो सकती है, ए पार्टी हो सकती है, बी पार्टी हो सकती है, सी पार्टी हो सकती है, तो वो राजनीतिक व्यवस्था, वो पार्टी कहलाती है। उस पार्टी की सरकार बनती है, तो वो राजनीतिक व्यवस्था पार्टी है, उसको देश के अंदर मत मिलता है, वो वहाँ पर सरकार बनाती है। तो किसी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई का नाम शासन या सरकार होता है, तो ये शासन कहलाता है, ये सामान्य बातों में। दूसरी बात, शासन का अर्थ ये है कि टू रूल, किसका रूल, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के वर्ग के ऊपर शासन करते हैं या चलाने का काम करते हैं, तो उसे शासन कहा जाता है। जनता या जनता के वर्ग को शासित करना, दोनों अर्थों की बता दी बात, जो समझ में आए वो लिख देना। उसके ऊपर बात करेंगे कि प्रशासन क्या है, कोई पूछे तो प्रशासन की भी दो तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि जो राजनीतिक व्यवस्था ने सरकार का जो स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, जो सरकार वहां पहुंची है, ए सरकार, बी सरकार, नाम नहीं लेना चाहता मैं, तो शासन के अधीन रहकर कार्य करने वाला, फिर समझा रहा हूं, शासन के अधीनस्थ रहकर कार्य करने वाला विशिष्ट मानवीय संयंत्र। मंत्री के पास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, 74 मंत्री है, 74 प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, असिस्टेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। उन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को चलाने के लिए सीएस साहब होंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब होंगे। तो शासन के अधीनस्थ रहकर, फिर बता रहा हूं प्रशासन क्या है, कि शासन के अधीनस्थ रहकर कार्य करने वाला विशिष्ट
मानवीय तंत्र नहीं, विशिष्ट उसको ज्ञान होगा, उसके क्षेत्र का अनुभवी होगा, चाहे विज्ञान का हो। अब सामान्य और विज्ञान और जो विशेषज्ञ है उनकी कहानी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन विशिष्ट मानवीय संयंत्र होगा, तो ये प्रशासन है। प्रशासन क्या है? उत्कृष्ट शासन, विधिक नियमानुसार, सेवाभावी तरीके से और संभावी तरीके से। ये दूसरी बात कि कोई प्रशासन क्या है? उत्कृष्ट। प्र और शासन, प्र यानी कि उत्कृष्ट तरीके से काम करना। शासन संस्कृत के शास धातु से बना हुआ है, उसे हम प्र के साथ, शासन के साथ जोड़ के पढ़ेंगे, तो प्र यानी उत्कृष्ट तरीके से, और शासन शास धातु संस्कृत से बना हुआ यानी कि राज करना। उत्कृष्ट तरीके से शासन करना, वो विधिक हो, नियमानुसार हो, सेवाभावी और असंभावी हो, समान दृष्टि से वो देखे। अब यहाँ पे प्रशासन के बाद में हम, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेट कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, लैटिन भाषा का एडमिनिस्ट्रेट। आगे हम पढ़ेंगे इसको, ये सामान्य रूप लिखा है। सेवा करना या प्रबंध करना, सेवा करना और प्रबंध करना एडमिनिस्ट्रेट का अर्थ है। अब लोक प्रशासन पे आ जाएं, सिंपल सी बात, एक प्रशासन निजी भी होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य ये है लाभ कमाना, कंपनी को लाभ कमा के दोगे, बस सिंपल सी बात। अब दूसरी बात देखेंगे कि लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो जनता के लिए जनहितार्थ किया जाने वाला शासन लोक प्रशासन, जन कल्याण की बात करता है, सीधी सी बात। जहां सरकार काम करती है वहीं लोक प्रशासन है, ठीक है। जनता दोनों तरफ है। मैं आपको बता दूं कि एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, वहां भी जनता जाती है। एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहां भी जनता जाती है। एक सरकारी स्कूल है, वहां भी जनता के बच्चे पढ़ते हैं। एक निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, वहां भी जनता की बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या जनता के पर्यायवाची को आप लोक प्रशासन मानेंगे? नहीं। लोक प्रशासन का अर्थ यहाँ पर सरकारी प्रशासन से या सामान्य अर्थों में सार्वजनिक प्रशासन से लिया जाता है। सरकार का रोल दोनों जगह होता है, निजी क्षेत्र में भी होता है और सरकारी क्षेत्र में भी होता है। निजी क्षेत्र में भी आप देखते हैं कि बहुत सारी योजनाओं से हम इलाज करवाती है सरकार, उसका पैसा रियम्बर्स करती है, आयुष्मान भारत, ठीक है। और आरटीई के माध्यम से प्राइवेट में बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ प्राइवेट के भी पढ़ते हैं और जनता के भी पढ़ते हैं। तो सामान्य अर्थों में लोक प्रशासन का हम जनता के लिए जनहितार्थ किए जाने वाला शासन कह सकते हैं। लेकिन आपसे कोई भी पूछे कि लोक प्रशासन क्या है, सरकारी प्रशासन, खत्म। अब प्रबंध की बात कर लेते हैं। अब प्रबंध एक कहानी है, मैनेजमेंट क्या है कि इन सबको काम करने के लिए उच्च स्तर पर कुछ मानवों का समूह बिठा दिया जाता है, वो जो काम करते हैं वो मैनेजमेंट कहलाता है। प्रशासन का ये यंत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन के टूल के रूप में है, ठीक है। ये प्रशासन हेतु सिद्धांत की व्यवस्था करता है प्रबंध। अब लोक प्रबंध की भी ये कहानी है कि जन कल्याण के हेतु करने वाला जो प्रबंध है वो लोक कल्याण कहलाता है, या सरकार द्वारा जो प्रबंध किया जाता है उसे हम लोक प्रबंध कहते हैं। लोक प्रशासन के संदर्भ में प्रबंध का रूप बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वांछित समान उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं। पिफनर और प्रेस्तेज, पिफनर और प्रेस्तस ने ये कहा है कि वांछित समान उद्देश्य, याद करिए वो कहानी जब मैंने वीडियो में शुरू की थी। अरे कहानी क्या, मैं फोटो दिखा देता हूं आपको, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अभी 2 मिनट में। ये देखिए, ठीक है, ये वही नगर राज्य है जहां पर ये महल है, ये रास्ता बाजार की तरफ जाता है, ये पत्थर भी इसमें गिरा हुआ है। समझ में आई बात? अब ये सब लोग मिलके, चाहे राजा है, चाहे मंत्री है, चाहे संतरी है, चाहे सूबेदार है, चाहे द्वारपाल है, या जनता है, आम जनता है, नागरिक है, रानी है, महारानी है, सब मिलके इस पत्थर को यहाँ से हटाना चाहते हैं। हटाना चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये यहाँ राजा का काम है लोक कल्याण का काम करना। ये पत्थर हटेगा तभी दरबार में लोग जाएंगे, या दरबार से कोई भी चीज़ जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो जब इसको आप समझ पाएंगे कि कुछ लोगों ने मिलकर इस पत्थर को हटाया, जन कल्याण के लिए हटाया ना, भले के लिए हटाया, तो इसको प्रबंधित भी किया होगा। समझ रहे हो? लोगों के समूह भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई उद्देश्य भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं? कुछ निर्देशन राजा के द्वारा दिए जा रहे हैं, कुछ अधिकार राजा के द्वारा दिए जा रहे हैं, कुछ भौतिक संसाधन, पीछे बैलगाड़ियां भी खड़ी हुई हैं इसको हटाने के लिए। तो ये सब बात आप समझ चुके हैं। अब इसको समझने के बाद में मैं उस परिभाषा पे जाता हूँ वापस, तब आपको ये समझ में बैठेगा। ये चित्र आप तसल्ली से देख लीजिए कि ये आपको इमेज है। सारी परिभाषाएं जो 10, 12, 15 हैं वो इसी का ही सूत्र हैं, बस आपको नाम और उसके 2 या 3 शब्द याद रखने होंगे।
वांछित समान उद्देश्य क्या था? वांछित समान उद्देश्य लोगों का उस पत्थर को रास्ते से हटाना। आई समझ में? के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधन, क्या मानव नहीं थे क्या उस चित्र में? थे ना। भौतिक संसाधन बैलगाड़ी रस्सी वगैरह नहीं थे क्या? थे। तो वांछित समान उद्देश्य यानी उस पत्थर को हटाना। मानव वहां उपलब्ध थे, कई मानव थे, उनको उससे हटाना था। भौतिक संसाधन रस्सी वगैरह जो भी वहां उपलब्ध थे, बैलगाड़ी वहां उपलब्ध थे, उन भौतिक संसाधनों संगठन, अब संगठन यहां पर रुकना पड़ेगा। राजा आया, राजा ने वहां पे कुछ को अधिकार दिए, कुछ को प्राधिकार दिए और कहा कि तुम्हें ये काम करना है, इस तरह से काम करना है। तो देखिए पहला तो लक्ष्य होगा, ठीक है, लक्ष्य के बाद में मानव होंगे, मानव के बाद में भौतिक संसाधन होंगे। यहां तक भी प्रशासन नहीं होता, समझना बात को। इसके बाद जब वो काम करना, उनको आप अधिकार, प्राधिकार और कुछ सत्ता देंगे तो वो संगठन के रूप में हो जाएगी। यहां तक भी प्रशासन सही नहीं हुआ। जब वो काम करते हुए आपको दिखने लगेंगे कि भाई ये काम करना शुरू कर रहे हैं, तब वहां पे प्रशासन शुरू होगा। कहानी यहां खत्म नहीं होती है, ये शब्दों में ही छुपा हुआ है मामला। कि सबसे पहले लक्ष्य को देखा, कहानी लक्ष्य यहां नहीं। लक्ष्य के बाद उसमें मानवीय संसाधन होने जरूरी हैं, मानवों का सहयोग होना जरूरी है, भौतिक संसाधनों का होना जरूरी है, किसी भी अधिकार के उसके अंदर होना जरूरी है, सत्ता का होना जरूरी है, उसको काम करने के लिए ऑर्डर देना जरूरी है। और उसके बाद जब इन सबको मिल जाएगा तब भी प्रशासन नहीं शुरू होता है। प्रशासन जब शुरू होता है जब वो आपको कार्य के रूप में दिख जाए। समझ रहे हैं? तो ये कहानी है पिफनर और प्रिस्तेज की कि वांछित समान उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के साथ साथ संगठन और संचालन को प्रशासन कहा जाता है। ये मैंने समझा दिया है। दूसरी साइमन स्मिथबर्ग और थॉमसन। साइमन स्मिथबर्ग और थॉमसन क्या कहते हैं, वही कहानी है, उस चित्र को याद कर लीजिए। ये समूह की वह क्रिया है, वो समूह था पत्थर को उठाने वाला, कि यह समूहों की वह क्रिया है जो सामूहिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोग द्वारा की जाती है। ये प्रशासन चल रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, लोग प्रशासन नहीं है। उस पत्थर को हटाने के लिए ये समूहों की, बहुत सारा समूह आपने देखा था चित्र में, तो ये समूहों की वह क्रिया है जो सामूहिक उद्देश्य था। वहां पे जाने वाले, नगर में आने वाले एक आदमी का मतलब थोड़ी था, कई आदमियों का उद्देश्य था। तो सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, उसे हम साइमन स्मिथबर्ग और थॉमसन की परिभाषा कहते हैं। आगे आइए, प्रशासन कार्यों के प्रबंध या उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है एनसाइक्लोपीडिया। कार्यों का प्रबंध, पत्थर को हटाना था, हटा के जन कल्याण का काम करना था, तो उसे पूर्ण करने की थी। प्रशासन कार्य के प्रबंध या उनको पूर्ण करने की एक क्रिया है एनसाइक्लोपीडिया। और ब्रिटेनिका में कहा गया है निग्रो, वही जो कहानी अभी थोड़ी देर पहले आई थी, कि प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति के लिए, प्रशासन क्या है कि उस पत्थर को हटाने के लिए, देखिए वो पत्थर का एग्जाम्पल जो है ना, वो आपको सारी कहानी याद दिला देगा। अब मैं आपको जन कल्याण के बहुत सारे बता सकता हूँ कि गरीबी को हटाया जाए, ग्रामीण गरीबी को हटाया जाए, क्यों नरेगा को लाया गया सरकार के द्वारा। आम नागरिक का स्वास्थ्य अच्छा करना है, और तो उसके लिए आयुष्मान या मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना या मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना या हॉस्पिटल में पर्चियों को हटाना, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ हमारा उद्देश्य केवल है कि एक इमेजिनरी फॉर्म में आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं, और बैठ के आप इन परिभाषाओं को याद कर लें, और परिभाषाएं आपसे पूछी जाएं, उनका जवाब दे दें। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे लिए जा सकते हैं, हमें तो बहुत कुछ पता है, हम तो सरकार के ही हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री का उपयोग और संगठन है। देखिए, प्रशासन लक्ष्य प्राप्ति के लिए मतलब उस पत्थर को हटाना था, उस पत्थर को हटाने के लिए मनुष्य थे वहां पर, मनुष्यों के साथ साथ रस्सी थी वहां पर, बैलगाड़ी थी वहां पर, का उपयोग, उनका उपयोग करते हुए एक संगठन क्या होता है, जहां पर सत्ता हो, निश्चित सत्ता हो, निश्चित नियम हो, प्रक्रिया हो, कानून हो, संगठन है, निग्रो की कथन है। मैं समझता हूं आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में बैठ गई होगी। आगे चलिए, अब चलो आगे। एल डी वाइट, लियोनार्डो डी वाइट, ये आप धीरे धीरे जब हम इसको पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे भी पढ़ाएंगे, और यूट्यूब के साथ साथ में हम इसको, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, फोन आ गया था घर से, तो उसको बात करने के लिए पोस्ट कर दिया था। आइए दोबारा मूलभूत विषय पे आते हैं कि लियोनार्डो डी वाइट, ये बड़े बड़े स्कॉलर हैं, किसके? प्रशासन के, पढ़ना पड़ेगा। किसी विशिष्ट उद्देश्य, वही सारी कहानी कि तीर चलाना है अर्जुन को,
कहाँ? मछली की आंख पर। तो उसका उद्देश्य वो था। हमारा उद्देश्य क्या था? जन कल्याण करना, या जो भी हम कल्याण करना चाहते हैं, या जो भी हमारा लक्ष्य है, उस पत्थर को हटाना। कि किसी विशिष्ट उद्देश्य, उस पत्थर को हटाना चित्र में देखा, अथवा लक्ष्य की प्राप्ति कि उस पत्थर को हटा दें, के लिए बहुत से व्यक्तियों का समझ में आई बात? निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय की कला। निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय की कला। निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय की कला। हेलो। हाँ, तो किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्ति, वही पत्थर हटाना उस राज्य का, रास्ते में राजा का उद्देश्य था, आम जनता का उद्देश्य था। उसको प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्ति थे वहां पर। देखा हमने उस चित्र में, देखा बहुत से व्यक्ति मौजूद थे वहां पर। बहुत से व्यक्ति मौजूद थे। अब राजा के द्वारा उनको गाइड किया जा रहा था, या मंत्री के द्वारा उनको निर्देशन दिया जा रहा था, उनको कंट्रोल किया जा रहा था कि ऐसे हटाओ, वैसे हटाओ, फलाना हटाओ, दिमाग हटाओ। उनको समन्वय का प्रयास किया जा रहा था। नियंत्रण, निर्देशन और समन्वय की कला है। एल.डी. वाइट, लियोनार्डो डी वाइट की परिभाषा है कि प्रशासन क्या है? कि किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। अब आप देख लीजिए, लाइन तो कहानी तो वही है कि लक्ष्य प्राप्ति करो, मानव का सहयोग करो, भौतिक संसाधन करो, उन्हें नियंत्रित करो, समन्वित करो, उन्हें सत्ता दो, अधिकार दो, संगठन में लाओ। ये चीजें हैं, आप अपना आप समझ में जाएंगे। और इनके शब्दों को निकाल के बस लिख लो कि नियंत्रण, निर्देशन, समन्वय, एल.डी. वाइट। बात खत्म। आगे चलो। प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से। अब यहां पर रुकना पड़ेगा साहब, थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या और कैसे से है। डिमॉक की परिभाषा है, बहुत ही जबरदस्त परिभाषा है कि प्रशासन का संबंध सरकार से है, क्या और कैसे से। क्या मतलब? विषय वस्तु। और कैसे मतलब किस प्रकार से होगी। ग्रामीण गरीबी हटानी है, कैसे हटाएंगे? लक्ष्य क्या है कि ग्रामीण गरीबी हटानी है। क्या हटानी है? कि ग्रामीण गरीबी। तो क्या लेके आएंगे? नरेगा लेके आएंगे। कैसे हटाएंगे? नरेगा के माध्यम से हटाएंगे। क्या है? कि गरीब बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, जो प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। तो क्या है? कि जो आम जनता है उसे प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी पढ़ाई का माहौल मिले। कैसे होगा? राइट टू एजुकेशन के माध्यम से होगा। तो क्या और कैसे समझ में आ गया। आम जनता है, सरकार की जानकारी सबको होनी चाहिए, पर कैसे होगी? एक्ट ला के होगी। तो आरटीआई आ गया। जैसे नाना प्रकार के एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको, लेकिन आप समझें कि डिमॉक की परिभाषा, प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से होता है। समझ में आ गए? क्या का अर्थ विषय वस्तु है, कैसे उस प्रक्रिया का भाग है। लूथर गुलिक, बहुत ही मतलब एटीट्यूड, जो प्रशासन में इनको पढ़ते हैं ना आप जब विषयों को, तो जो थोड़ा सा अकड़ दिखती है कईयों में। हम पढ़ेंगे, इसके पिता को भी पढ़ेंगे, इनके सब बहुत से लोगों को पढ़ेंगे, एल.डी. वाइट को पढ़ेंगे। लूथर गुलिक ने कहा है, क्या परिभाषा है? अकड़ वाली है। काम करना वरना प्रशासन नहीं होता। काम करना आप प्रशासन नहीं है, काम करवाना प्रशासन है। सुपरिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध कराना, अर्थात कार्यों को करवाना प्रशासन है। पहली परिभाषा ये इतने लंबे चौड़े, उसमें काम करना प्रशासन नहीं है, यही समझ लो। राजा का भाव है इसमें। काम करना प्रशासन नहीं है, काम करवाना प्रशासन है। एक रोड बनवानी है पीडब्ल्यूडी को, बात को समझना। रोड बन रही है साहब। अब रोड बनाना सरकार के द्वारा एक जन कल्याण का काम है। प्राइवेट तो कोई रोड बनाता ही नहीं है। मतलब प्राइवेट तो, अब ठेकेदार को बुलाया सरकार ने, ठेकेदार को बुला के बनवाया। अब उसमें उस ठेकेदार का तो निजी हित छुपा हुआ है ना। आप काम तो जन कल्याण के लिए कर रहे हो, उसमें मजदूर को जन कल्याण से थोड़ी मतलब है, उसको तो उसकी दिहाड़ी से मतलब है। रॉ मटेरियल को बेचने वाले को उसके लाभ से मतलब है, पर सरकार को क्या मतलब है? सरकार को जन कल्याण से मतलब है। तो सिंपल सी बात है कि काम को करवाना प्रशासन है, काम को करना प्रशासन नहीं है, अर्थात कार्य को करवाना प्रशासन है। लूथर गुलिक की बात ध्यान रखना। इतनी बातें बोलनी पड़ती है कि एटीट्यूड वाला बंदा है,
अब आपको एटीट्यूड देते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा भाई लूथर गुलिक की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आज तो ये परिभाषाएं होंगी इस 1 घंटे के लेक्चर में, कल और देखेंगे, 5-7 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं इसको। सामान्य प्रयोग में लोग, अब ये लोक प्रशासन की आ गई तो इसको लोक प्रशासन के क्षेत्र में ही देखेंगे, पढ़ देता हूं फिर भी कि सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से हैं जो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारों द्वारा संपन्न की जाती है। मतलब केंद्र में केंद्र सरकार द्वारा करने वाली लोक प्रशासन है। थोड़ी सी एक परिभाषा यहाँ पे वो लोक प्रशासन में जानी थी पर वो यहाँ पे आ गई है, वहां भी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेते। पर हम प्रशासन रहे हैं, सरकारों द्वारा संपन्न की जाती है, हर्बर्ट साइमन की परिभाषा है। प्रशासन वांछित परिणामों को प्राप्ति के लिए मानवीय प्रयासों का एकीकरण। वही कहानी वापस बता दूं, कोई पत्थर को हटाना था, इतनी बार बता रहा हूं ताकि याद हो जाए। पत्थर को हटाना था, मानवीय प्रयासों का एकीकरण किया गया और फल प्राप्त किया गया। अब प्रशासन का अभिप्राय जल्दी बता देते हैं, समझ गए आप। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग जिससे उत्कृष्ट तरीका, और शास का मूल शब्द है जिसे शासन करना, यानी कि उत्कृष्ट रीति से शासन करना ही प्रशासन कहलाता है। अब वैदिक युग में ऐतिहासिक प्रमाण की बात करते हैं जल्दी जल्दी कि वैदिक युग में, अब वैदिक युग आपको पता है कि वैदिक युग, उत्तर वैदिक युग, ये मनमान सारे युग जो आए हैं। वैदिक युग में अब यज्ञ करवाने वाला था कोई व्यक्ति, मुख्य पुरोहित कहलाता था वहां पे। उस मुख्य पुरोहित को प्रशास्ता कहते थे, प्रशास्ता। पंडित जी प्रशास्ता कहलाते थे, प्रशास्ता, जो यज्ञ को संपन्न करवाने का काम करता था, कर्म कांडों को काम करता था, बताता था कि इसको ऐसे करो, यज्ञ में ये आहुति दो, उसको बताता था। पथ प्रदर्शक था, उसको निर्देशन करने का काम करता था। तो वैदिक युग में जो मुख्य पुरोहित होते थे उसे हम प्रशास्ता कहते थे। ये प्रमाण मिलता है, कब मिलता है? वैदिक युग में। उसके बाद बात करते हैं कौटिल्य में। कौटिल्य में अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक अधिकारी का नाम मिलता है जिसे हम प्रशास्ता कहते हैं। प्रशास्ता कहते हैं, क्या काम था कि राजा के द्वारा दिए गए निर्देशों को लिखना। कब? कौटिल्य प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में, कि भाई राजा ने जो निर्देश दिए गए हैं, जो जन कल्याण के निर्देश लिखने का काम करता था या लिपिबद्ध या संकलित करने का काम करता था, उसे हम प्रशास्ता कहते हैं। तो ये इसके ऐतिहासिक भारत में पक्ष में ऐतिहासिक प्रमाण है। एडमिनिस्ट्रेशन, कहानी सुनो। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जहां पर एड का यहां पर कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्रेर लेतिन में बोलेंगे मिनिस्ट्रेर किसी अन्य व्यक्ति के हित की दृष्टि से कार्य करना मिनिस्ट्रेर कहलाता है। मिनिस्ट्रेर जो है वो लेटिन भाषा का शब्द है, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है, प्रशासन संस्कृत भाषा का शब्द है। भाषा में पकड़ होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्रेर किसी अन्य व्यक्ति के हित की दृष्टि से काम करना। सिंपल से अर्थ में, यूरोप में कोई व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति है, उसको रोड क्रॉस करवा दिया आपने, तो उसके किसी अन्य के हित में काम किया ना आपने, तो वो मिनिस्ट्रेर कहलाता था लेटिन भाषा में, उसे ही एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अब इसका जो अर्थ समझेंगे यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है कि लोगों की सेवा करना। रोड करा रहे हैं प्रयास, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की देखभाल कर रहे हैं। ये उस समय की बात चल रही है जब यूरोपीय देशों में ये चलता था शुरुआती दौरों में। और कार्यों का प्रबंध करना, तो सेवा करना और प्रबंध करना, यही एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। अब प्रशासन के मुख्य तत्व देखते हैं। कोई ना कोई समान लक्ष्य जरूर होगा, एक लक्ष्य नहीं, समान लक्ष्य। गरीबी को दूर करना सभी का लक्ष्य है, भुखमरी को दूर करना सभी का लक्ष्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना सभी का लक्ष्य है राज्य का। तो कोई समान लक्ष्य होगा, उस समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। 74 मंत्रालय हैं, उन 74 मंत्रालयों का क्या काम है? जन कल्याण क्या है कि मानव का हित हो, मानव का भला हो, जन कल्याण हो। तो सामूहिक प्रयास है कि नहीं है, समान लक्ष्य है कि नहीं है जन कल्याण करना। विभिन्न इकाइयों का संगठन होना। भारत सरकार में 74 मंत्रालय के आसपास मंत्रालय हैं, विभिन्न इकाइयां, कोई रोड से संबंधित है, कोई ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, कोई हेल्थ से संबंधित है, कोई पब्लिक जो आपके राशनिंग है उससे संबंधित है। तो विभिन्न इकाइयों का संगठित होना इसके अंदर शामिल है। समान लक्ष्य होगा, सामूहिक उसके प्रयास होंगे, विभिन्न इकाइयों का संगठित होगा, उनको प्राधिकार दिया हुआ होना चाहिए। बिना प्राधिकार के प्रशासन नहीं हो सकता, मतलब उनको पावर दी जानी चाहिए, उनको फैसला लेने का निर्णय दिया जाना चाहिए, उसे प्राधिकार होना चाहिए। गलती होने पर दंड देने की पावर होनी चाहिए, तो प्राधिकार होना है। प्रशासन का प्रयोग, अब यहाँ प्रशासन का प्रयोग एक बहुत विशाल, व्यापक और औपचारिक। अब औपचारिक का जहां कोई नियम, कानून, प्रक्रिया, परिपाटी चलते हैं तो संगठनों के लिए किया जाता है। तो प्रशासन का प्रयोग विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठनों के लिए किया जाता है। तो प्रशासन के तत्व या लक्षण क्या हैं? समान होगा, मतलब समान लक्ष्य होंगे, एक लक्ष्य का प्रशासन नहीं होगा, सबका कॉमन लक्ष्य होगा।
उनको सामूहिक रूप से प्रयास करने का इसमें बात होगी। विभिन्न इकाइयों का संगठन होना होगा, प्राधिकार का होगा, प्रशासन के लिए विशाल, व्यापक और औपचारिक संगठनों का इसमें पाया जाना होगा। तो आगे देखते हैं, क्लास शायद 1 घंटे के आसपास हो गई है, अब इसको विराम देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रशासन के स्वरूप को भी समझ लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग यूरोपीय भाषाओं में 16वीं से 17वीं सदी में प्रारंभ हुआ, जिसमें राजा के व्यक्तिगत कार्यों और राजकीय कार्यों में अंतर किया। अब देखिए, ये यूरोपीय कंडीशन में कि राजा है, अब राजा के क्या सुबह उठे, नहाए धोए, खाना खाए, उसके जो भी पर्सनल कार्य हैं उसको प्रशासन कहेंगे? नहीं। जो जन कल्याण से संबंधित हो, जो राज्य के हित से संबंधित हो, जो आम नागरिक से संबंधित हो, उसे प्रशासन कहा जाएगा। तो यहाँ पर 16वीं सदी में 17वीं सदी में अंतर किया गया कि आप जो राजा हैं उसके व्यक्तिगत कार्यों को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, उसके सार्वजनिक कार्यों को ही शामिल करेंगे। अब प्रशासन का जो स्वरूप है उसको हम कल तसल्ली से देखेंगे। ये 50 मिनट का हो गया है, मैं समझता हूँ बातचीत बहुत गंभीर चली है। देखिए, ऐप पे भी हम आपको बहुत जल्दी ले आएंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको जितना आम नागरिक तक, सॉरी, जो आपके साथी हैं, वर्ग हैं जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, उनको समझाएं, बताएं कि भाई इस प्रकार से अच्छे तरीके से समझा के, रस ले के और बातों को एक सामान्य तरीके से समझाने का प्रयास हो रहा है। ये जो विषय हैं इनको देखने वाले पूरे राजस्थान में या भारतवर्ष में मुश्किल से 5-25 हज़ार लोग होंगे। तो आप समझ लीजिए कि हमारा उद्देश्य यहाँ वो नहीं है कि हम यहाँ पे फेमस होने का या कुछ प्रकार का हमारा मूलभूत उद्देश्य है कि कंटेंट बहुत अच्छा हो, पढ़ाने वाले अच्छे हों, शब्दों पे उनकी पकड़ हो, परिभाषाएं उनकी ऐसी हों जो शासन प्रशासन से या अच्छे जो अधिकारी बनने वाले लोग हैं उनसे वो बन पाएँ, जुड़ सकें। तो मैं अपनी वाणी को अभी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।